नमस्कार, स्वागत है आपका 22 जिले 22 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। किसान आंदोलन को 40 से ज्यादा दिन हो चुके हैं और अब लड़ाई कानून वापसी पर आ चुकी है। सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों ने बैठक की, जिसके बाद किसानों ने देश भर में आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने दो टूक कहा है कि वो कानून वापसी से कम पर मानने वाले नहीं हैं। 26 जनवरी को परेड की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 7 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा। सरकार अब अन्य राज्यों के किसानों से भी राय मशवरा करने की तैयारी कर रही है। कल 4 तारीख को भारत सरकार ने 7वीं औपचारिक चर्चा किसान संगठनों के साथ की। संयोग ये है कि कल ही एग्जैक्टली 7 महीने हुए थे इन कानूनों को लागू हुए, क्योंकि 5 जून को ऑर्डिनेंस पहली बार आ गया था, उसके बाद उसी को कानून बना दिया गया। तो कल 4 जनवरी को 7 महीने हो गए थे इस कानून को लागू हुए, और बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 7 महीने के बाद 7 राउंड चर्चा के बाद भारत सरकार को 7 लफ्ज सुनाई नहीं दिए। वो 7 लफ्ज क्या हैं? तीनों किसान विरोधी कानूनों को वापस लो। पिछले 7 महीने से ये 7 लफ्ज बोल बोल के हम थक गए हैं, और कल सारी बात के आखिर में मंत्री जी ने बड़ा मासूमियत से पूछा, अच्छा आप सचमुच कानूनों को वापस ही करवाना चाहते हैं? जैसे कहते हैं ना, सच्ची मुच्ची 7 महीने से ये बात थी। दोस्तों, इससे पता लगता है कि भारत सरकार कितना गंभीर है इन चीजों के बारे में। ये वो वक्त है जबकि चारों और वहीं सिंधु बॉर्डर के साथ दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर भी हजारों किसान 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। बारिश से बचने के लिए 12 लोग एक छोटी सी ट्रॉली में रहने को मजबूर हैं, लेकिन किसान किसी भी सूरत में अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होते हैं, उनकी घर वापसी नहीं होगी। किसानों से बात की हमारे संवाददाता अजीत ने। दिल्ली में लगातार पड़ रही बारिश और ठंड की वजह से आप देखेंगे किसानों का जो धरना स्थल है वहाँ पूरा पानी बिखरा पड़ा हुआ है। आज मंच पे जो लोग बैठे थे महिलाएं, वो मंच पे नहीं हैं, उनको आगे किसी रूम में शिफ्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे किसान जो हैं अपने आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं। और आप देखेंगे यहाँ पे नज़ारा, जो एक छोटी सी ट्रॉली है, इस ट्रॉली में ही लोग घर बनाकर, ये परिवार है पूरा जो यहाँ पे रह रहा है। आप लोग कब से आए हैं यहाँ पर? कल आए हैं। ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਣੇ ਕਲਾਂ तहसील ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ आए हैं। संगरूर से आए हैं आप लोग? तो यहाँ पर सभी लोग एक ही परिवार के हैं? आप जितने लोग हैं यहाँ पे? हाँ जी, हैं आठ परिवार दे हैं। अच्छा, 8.5 जी। ये जो ठंड भी पड़ रही है, बारिश भी हुई है लगातार, तो ये आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो आ रही है कि नहीं आ रही? है भी ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ के ही जावांगे। वापस करा देंगे। आप यूथ भी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप कि नहीं? हाँ जी। किस क्लास में हैं आप? बीसीए कर रही हैं। बीसीए कर रही हैं आप? यहाँ पे आई हैं? यस। छोड़ दिया बीसीए क्या? नहीं कर रहे हैं, नाल अच्छा, ऑनलाइन चल रही है। हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ जी। तो यहाँ प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, पता है आप किस लिए कर रहे हैं? हाँ जी। किस लिए? किसानों के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ऑडियंस दिए ना। किसने दिया? मोदी सरकार ने। गलत है या सही है? गलत है। हम क्या लगता है वीर जी, आप लोग भी आए हैं, लगातार साथ में आए हैं, क्या लगता है? प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है? क्या जी? प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है? लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार के जो तीनों कानून हम वापस करा के ही जाएंगे यहाँ। और वहीं किसानों का आंदोलन 41वें दिन भी जारी रहा। चरखी दादरी भिवानी मुख्य मार्ग पर गांव कितलाना स्थित टोल प्लाजा पर किसान लगातार 12 दिन से टोल फ्री किए हुए हैं और टोल पर भी धरना दिए हुए हैं। दिल्ली में विभिन्न बॉर्डरों पर 39 दिन से किसानों का धरना लगातार जारी है। वहीं लगातार 12 दिन से चरखी दादरी भिवानी मार्ग पर स्थित कितलाना टोल पर भी किसान जमा है और टोल फ्री किए हुए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कपकपाती ठंड व खून जमा देने वाली भीषण सर्दी के बीच वो इस तरह से टोल पर लगातार धरना दिए हुए हैं। उनका कहना है कि लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान कुछ उम्मीद जगी थी, लेकिन सरकार ने कुछ भी नहीं किया।
ऐसे में न केवल धरना लगातार जारी रहेगा बल्कि आंदोलन को भी तेज किया जाएगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब बात करते हैं पलवल की, जहां NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 34वें दिन भी जारी रहा। साथ ही 16 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल पर 11 किसान बैठे हैं। किसानों ने कहा कि सरकार के बीच हुई 8वें दौर की बातचीत भी पूरी तरह से विफल रही। सरकार ने अपनी मंशा को पूरी तरह से साफ कर दिया है और वो किसानों के हित में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती। कल जिस प्रकार की हमें उम्मीद थी, हमारा पलवल के इस स्थान पर धरने का 34वां दिन है और क्रमिक हड़ताल आप देख रहे हैं सामने। क्रमिक हड़ताल आज रावतपाल की तरफ से है और हर रोज़ कभी किसी संगठन की तरफ से, कभी भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से, कभी जो किसान सभा की तरफ से, संगठनों की तरफ से और हमारे जो ज़िले की पाल हैं उन पालों की तरफ से, गांवों की तरफ से लगातार क्रमिक हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर की तरफ शंभू टोल प्लाजा पर भी कीर्तन दरबार सजने शुरू हो गए हैं। पंजाब से संगीत अकादमी जत्थे के बच्चों ने शंभू टोल प्लाजा पर कीर्तन कर किसानों का हौसला बढ़ाया और किसानों के आंदोलन की जीत की कामना की है। पंजाब से आई संगीत अकादमी के सदस्य ने कहा है कि उनकी सिर्फ यही मांग है कि जल्द से जल्द 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों की बात न सुनने का आरोप लगाया। मोदी के बरखिलाफ है। प्लाजा पर कीर्तन दरबार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों के आंदोलन की जीत की कामना की गई। जब तो ये मोर्चा लग्या होया है भाई साहब जी, रात दिन इस मोर्चे च दिल्ली भी जाके गुरबाणी दा कीर्तन ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੁੱਤਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੁਰੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। पटियाले तो ऐसे और वहीं रोहतक के मकड़ोली टोल पर किसानों से मिलने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली के बाद अब चंडीगढ़ की बारी। उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठी क्यों बरसाई जा रही है। राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को तीनों कानून रद्द करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसान किसी भी समझौते को तैयार नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया है कि तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की उनकी मांग है, इससे कम उनको कुछ भी मंजूर नहीं है। देखो सरकार क्या सोचती है कि किसानों को समझा लो और मान जाए, किसान वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, ये वार्ता तो अगर 16 बार भी होगी तो किसानों की एक डिमांड रहेगी कि बिल वापसी हो, MSP पर कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। कितनी बार ये वार्ता कर लो और कितने ही दिन बाद तक कर लो, ना हमारे इशू चेंज होंगे ना मुद्दे चेंज होंगे, हमारे मुद्दे भी वही रहेंगे, हमारा आंदोलन भी वही रहेगा, ना आंदोलन कमी होने। और वहीं पंचकुला के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों ने शपथ ले ली है। सेक्टर 1 शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान बीजेपी के सिंबल पर जीतकर मेयर बने कुलभूषण गोयल ने शपथ ली और उनके साथ ही सभी 20 पार्षदों ने भी शपथ ली है। समारोह के बाद विधानसभा स्पीकर पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने बीजेपी को जितवाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया और साथ ही कहा कि अब नई टीम के साथ मिलकर पंचकुला के विकास को नई गति देंगे। मैं सबसे पहले तो पंचकुला के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से इस नगर निगम के अंदर विजय दिलाई है।
और आज मैं समझता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा खुशी आदमी हूँ। मुझे खुशी इस बात की है कि पहले मुझे पंचकूला के विकास के लिए मैं अकेला था, अब 21 साथी और मिल गए हैं पंचकूला के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, पंचकूला को नई ऊंचाइयां देने के लिए हम सब मिलकर के 21 + 1 22 लोग पंचकूला की तरक्की के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो जन समस्याएं हैं उनका समाधान सब मिलकर के करेंगे। और वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दावा किया है कि हरियाणा के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि अगले 1 से 1.5 साल में हरियाणा के सभी गांवों में जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया जाएगा और इसके बाद हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जहां सभी गांवों तक 24 घंटे बिजली पहुंचेगी। योजना में इस वक्त हमारे तकरीबन आप समझो कि 5100 गए, 5080 था, 20-30 गाँव और ऐड हो गए कि मैं 3 दिन से चंडीगढ़ नहीं हूँ। 5100 गाँव हमारे जगमग योजना में आ गए। अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर सारे गांव जिनमें 24 घंटे बिजली रहेगी, हरियाणा पहला प्रदेश होगा जहाँ ये काम होगा। और अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां खेड़की दौला थाने में घूसखोरी के मामले में विजिलेंस टीम ने अपनी जांच तेज कर दी है। इस घूसखोरी कांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। विजिलेंस के अधिकारियों की माने तो शिकायतकर्ता नवीन भूटानी पर अब समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। फरार एसएचओ विशाल भी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा सकता है। हालांकि विजिलेंस की टीम एसएचओ विशाल की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। 1 करोड़ के घूस कांड मामले में विजिलेंस की तरफ से लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अब अधिकारियों की माने तो जो आरोपी एसएचओ खेड़की दौला थाने का विशाल, उसकी तरफ से और उसके परिवार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है शिकायतकर्ता पर। शिकायतकर्ता वही जो नवीन भूटानी, जिसको मारपीट करने के बाद में 57 लाख रुपए उससे ले लिए थे और उसके बाद में उससे और पैसे मांगे जा रहे थे। मामला गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने का था, जहां एसएचओ के साथ साथ में जो थाने के अन्य पुलिसकर्मी थे उनकी तरफ से 57 लाख रुपए वसूले गए और उसके बाद में विजिलेंस की तरफ से हेड कांस्टेबल को 5 लाख रुपए लेते हुए भी गिरफ्तार किया था रंगे हाथ। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि रिश्वत कांड नहीं है, रिश्वत कांड की बजाय रंगदारी का एक मामला सामने निकल के आ रहा है। और सूत्र यहाँ तक कह रहे हैं कि जो आरोपी एसएचओ है विशाल, वो एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश में भी है। लेकिन दूसरी तरफ विजिलेंस के अधिकारी साफ तौर से कह रहे हैं कि जल्द ही आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हम फिलहाल अभी भी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के कार्यालय पर हैं और ये साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार अधिकारी इस बड़े मामले की जांच में जुटे हुए हैं। कई इस तरह के गवाह यहाँ बुलाए गए हैं। इसके साथ साथ में अब विजिलेंस की तरफ से जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है और अब शक के घेरे में वो स्कूल संचालक भी है, करनाल का रहने वाला, जिससे नवीन भूटानी को 80 लाख रुपए लेने थे। ऐसे में अब सवाल तमाम तरह के इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर एक जो विशाल एसएचओ थाने का क्या इतनी बड़ी रकम को ले सकता है। अगर चौकसी ब्यूरो के अधिकारियों की माने तो इसमें बड़े तार भी जुड़ने का अंदेशा है और कहीं ना कहीं जो विजिलेंस की जांच है अब उनकी तरफ भी घूमनी शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी भी मिली भगत की बात सामने आ रही है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारी हैं पूरी तरह से कदम फूंक कर रख रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि विशाल की गिरफ्तारी के बाद में जब वो गिरफ्तार होगा और पूछताछ के बाद में अधिकारियों की तरफ से किस तरह के खुलासे किए जा सकते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। और वहीं टोहाना में 7000 नशीली प्रतिबंधित गोलियों के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सदर टोहाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में हिसार भेज दिया गया। एंटी नार्कोटिक सेल की पुलिस टीम एएसआई सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गश्त के दौरान जमालपुर शेखा से चंदड़ कला की ओर जा रही थी और इसी दौरान सामने से बाइक पर आ रहा युवक पुलिस को देखकर बाइक को वापस मोड़कर चंदड़ कला की तरफ भागने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने उसका पीछा कर काबू कर लिया है। वो हमारी एएनसी जो है एंटी नार्कोटिक सेल फतेहाबाद जो है उसकी टीम के सुरेंद्र एएसआई अपने साथी कर्मचारियों के साथ इधर टोहाना में जमालपुर के क्षेत्र में जो है वो पेट्रोलिंग पे थे। इसी दौरान जो है उन्हें एक लड़का जो है मोटरसाइकिल पे आता दिखाई दिया, जो पुलिस पार्टी को देखकर पीछे मुड़ने लगा तो उसको उन्होंने काबू किया, उससे पूछताछ की
तो ये अजय कुमार नाम का लड़का जमालपुर का रहने वाला है जो अपनी बाइक पे था। तो इस पे जो है संदेह हुआ, संदेह होने पर डिप्टी मजिस्ट्रेट जो हैं वो बुलाए गए मौके पर और इसकी तलाशी ली गई। तो तलाशी के दौरान इससे 7000 गोलियां नशीली जो है वो बरामद हुई है। दोषी को गिरफ्तार किया गया है, गोलियां जो है और बाइक को जो है जब्त किया गया। और वहीं जींद की पुरानी अनाज मंडी में फिल्मी स्टाइल में सांड का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। दरअसल एक सांड गलती से घर की तीसरी मंजिल पर चढ़ गया था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। 3 घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से सांड को छत से उतारने में कामयाबी मिली। पुरानी अनाज मंडी जींद में चढ़ा हुआ था जी। हमारे पास तो फ़ोन गया था, अभी टेलीफोन किसी ने किया था, पब्लिक मैन ने। हम अपने वैक्सीनेशन अभियान में लगे हुए थे तो उन्होंने बताया कि तीसरी मंजिल पे कोई खागड़ चढ़ा हुआ है। तो फिर हम अचानक वो काम अपना छोड़ के बीच में आए और आने के बाद इसको जाइलेजीन वगैरह दिया, हमने सिडेशन किया। सिडेशन करके और फिर इसको इंतज़ार किया। उसके बाद इसको नशा हुआ। नशा होने के बाद जैसे बैठा तब फिर अपने फायर ब्रिगेड की हेल्प से, डिपार्टमेंट की हेल्प से और इसको पेटी लगा के क्रेन से नीचे उतरवाया। सभी लोगों का, पब्लिक का सहयोग से सुरक्षित नीचे उतार। और वहीं भिवानी में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन 7 जनवरी को होगा। तैयारियां तेज कर दी गई हैं। करीब 1 साल से कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मंजूर की गई वैक्सीन अब 7 तारीख को ड्राई रन के लिए तैयार है। भिवानी शहर की या भिवानी जिले की पूरी बात करें तो 3 जगहों पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। हालांकि पूरे सूबे में 7 जनवरी को वैक्सीनेशन का कार्य किया जाना है। पहला चरण पूरा किया जाएगा और इसके तहत 3 कक्ष प्रत्येक जगह पर बनाए जाएंगे। भिवानी की अगर मैं बात करूं, जूही लोहारू के अलावा भिवानी शहर में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा और इसके लिए बनाए गए 3 कक्षों में पहले कक्ष में वेटिंग रूम बनाया गया है जो कि वेल सैनिटाइज्ड होगा। दूसरे कक्ष में फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ अप्रूव्ड ऐप पर पंजीकरण की प्रक्रिया और वेरिफिकेशन किया जाएगा, जबकि तीसरे कक्ष में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। इस दौरान आधे घंटे तक वैक्सीनेशन के बाद जो शख्स है, जो लाभार्थी है, उसको रखा जाएगा और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको चौथे कक्ष में एक अल्टरनेटिव कक्ष भी बनाया गया है, उसमें उसको रखा जाएगा। हालांकि उसके बाद मैसेज जो है मोबाइल फ़ोन पर आएगा और इसके साथ ही अगले 4 सप्ताह के बाद यानी 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगाया जाएगा, दूसरी वैक्सीन दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत की बात भी कही जा रही है और इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कोवैक्सीन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीन लगाने को लेकर स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी गई है। वैक्सीन स्टोरेज के लिए अस्पताल में 6 डीप फ्रीजर भी आ चुके हैं। साथ ही 2 से 8 डिग्री तापमान में वैक्सीन को रखने की सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा चुका है। और अभी कोरोना महामारी से देश ठीक से संभला भी नहीं कि एक और नई मुसीबत की सुगबुगाहट सरकार और लोगों को डराने लगी है। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं पंचकुला के बरवाला इलाके में रहस्यमय तरीके से दम तोड़ने वाली लाखों मुर्गियों की। अचानक से मरने वाली मुर्गियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यमुनानगर के विभिन्न इलाकों में सैकड़ों मुर्गी फार्म हैं, लाखों मुर्गियां मौजूद हैं। पूरे प्रदेश में बर्ड फ्लू की अफवाह फैलती जा रही है, जिसके चलते पहले लॉकडाउन की मार झेल चुके मुर्गी पालन उद्योग से जुड़े लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं कैथल के कांगथली गांव में हैंडबॉल खिलाड़ियों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खेल मैदान में प्रैक्टिस करने की अनुमति मांगी, जिसको लेकर खिलाड़ियों ने एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। खिलाड़ियों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते मार्च महीने से उनकी प्रैक्टिस बंद है। खिलाड़ियों ने कहा है कि स्कूल खोले जा रहे हैं, ऐसे में उनकी प्रैक्टिस के लिए मैदान भी खोले जाएं, प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। हाँ, ये बच्चियाँ आई हैं, अभी मेरे पास 25-30 बच्चियाँ हैं। ये इनमें से कुछ नेशनल्स की जो स्टूडेंट है, जैसे वो बता रही थी मुझे, और ये लोग जो है वहाँ पर प्रैक्टिस किया करते थे और अब कुछ दिन से इनकी प्रैक्टिस बंद है। वहाँ पर कोच वहाँ पर नहीं है, तो ये कह रहे थे कि भी इनकी जो है प्रैक्टिस सुचारू रूप से
कर दी जाए। तो मैंने इस मामले का संज्ञान लिया है और हम जो है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर से इस बारे में बात करेंगे कि वो परमिशन दे, और देने के बाद जो भी इनकी। और सिरसा के गांव शाहपुर बेगू की कृषि भूमि की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की समस्या को ठीक करवाने के लिए ग्रामीण उपायुक्त से मिले। इस दौरान डीसी सिरसा को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निवारण की गुहार लगाई गई। ग्रामीणों ने बताया कि रकबा की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन टोकन लेते समय गांव के रकबा को शहरी क्षेत्र में दर्शाया गया और गांव का टोकन शहरी क्षेत्र में नहीं कटता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।